हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके वैद्युतिक मापक यंत्रों से हैं। तो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यंत्र है। ऑप्शन है आपके चुंबकीय सुई, अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चुंबकीय सुई। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई किस प्रकार से आया। तो जो आपके मापन यंत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जो प्राथमिक मापक यंत्र होते हैं वो क्या होता है कि वैद्युतिक राशि के प्रभाव को दर्शाते हैं, मतलब उसके मान को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मान लीजिए कि ये कोई वैद्युतिक तार है और इसमें यहाँ पर ये आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब अगर मैं इसके पास में यहाँ पर ये चुंबकीय सुई रखता हूँ तो धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होगा, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा। मतलब ये चुंबकीय सुई हमको बताएगी कि इस तार के अंदर वैद्युतिक धारा है, लेकिन कितना मान है वो प्रदर्शित नहीं करेगी। तो इन्हें ही हम प्राथमिक मापक यंत्र कहते हैं। जबकि जो द्वितीयक मापक यंत्र है या सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इस धारा के मान को बताते हैं, है ना। या यूं कहें दूसरी भाषा में कि जिन मापन यंत्रों को आप सामान्यतः वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, जैसे आप वर्कशॉप में अमीटर, वोल्ट मीटर या एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं, तो इन्हें ही आप क्या कहते हो, द्वितीयक मापक यंत्र कहते हो। जबकि जो आपके चुंबकीय सुई हैं और एक और नाम आप याद रखेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, प्राथमिक मापक यंत्र होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं सूचक यंत्र, संग्रहण यंत्र, समाकलित यंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सेकेंडरी या द्वितीयक मापक यंत्र होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंडिकेटिंग, एक होता है रिकॉर्डिंग और एक होता है इंटीग्रेटिंग, है ना। इंडिकेटिंग को आप सूचक यंत्र कहते हो, रिकॉर्डिंग को संग्रहण और इंटीग्रेटिंग को आप समाकलन यंत्र कहते हैं। तो देखिए जो आपके नाम से स्पष्ट है समाकलन, मतलब ये क्या करेगा कि पूरी क्वांटिटी के मान को समय के साथ समाकलित करके आपको रीडिंग देगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम एनर्जी मीटर का। तो एनर्जी मीटर क्या होता है कि जितनी आपकी ऊर्जा खपत होती है उसको पावर इनटू टाइम के साथ कैलकुलेट करके दर्शाता है ना। यानी टोटल पावर को टाइम के साथ कैलकुलेट करके आपको एक साथ रीडिंग देता है कि आपके घर में कितनी यूनिट बिजली खपत हुई है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समाकलित यंत्र कहते हैं। तो जो मीटर कुल मान को दर्शाता है प्रेक्षण काल के अंतर्गत उसको हम क्या कहते हैं, समाकलित यंत्र। और इसका जो उदाहरण बताया मैंने एनर्जी मीटर, ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युतिक मापक यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपके ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके मापक यंत्र होते हैं उनमें क्या होता है, एक इस तरह से पैमाना होता है यानी स्केल होता है, और यहाँ पर आपका एक पॉइंटर होता है यानी संकेतक होता है जो 0 पोजीशन पर होता है। जब इसे आप वैद्युतिक परिपथ में संयोजित करते हो तो इस मीटर से करंट या वोल्टेज फ्लो होता है ना, जिसकी वजह से इसके पॉइंटर पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है और उसकी वजह से ये इस स्केल के ऊपर आपको उस राशि का मान बताता है जिसे आप मापना चाहते हो। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हुआ है ये धारा के किसी एक प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में 5 तरीके का प्रभाव पढ़ते हो। तो ये जो प्रभाव है ये किसी भी एक प्रकार का हो सकता है, चाहे ऊष्मीय भी हो सकता है, प्रकाशीय भी हो सकता है और चुंबकीय प्रभाव भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी प्रभाव पर, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को ग्राफ पेपर पर अंकित करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग यंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो समझा दिया था, मतलब ये क्या करते हैं, कुल मान को प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। अब सूचक यंत्र क्या होते हैं कि सूचक यंत्रों में एक इस तरह से स्केल होता है, ठीक है, और एक पॉइंटर होता है, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इस स्केल के ऊपर दर्शाते हैं। जबकि जो रिकॉर्डिंग मापक यंत्र होते हैं, है ना, उसमें एक पेन होता है और वो एक कागज़ के ऊपर आपको मापी जाने वाली राशि को इस तरह से ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। तो जो मापक यंत्र क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर मान को अंकित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, रिकॉर्डिंग यंत्र। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युतिक मापक यंत्रों के कमानी स्प्रिंग के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है ना। तो मैंने आप लोगों को जो कंट्रोलिंग टॉर्क इस्तेमाल करते हो मापक यंत्रों में, वो दो तरह से लेके आते हो। एक आप इस्तेमाल करते हो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और दूसरा आप इस्तेमाल करते हो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो जब मैंने थ्योरी का लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बहुत ही डीप में पढ़ाया था कि ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो स्प्रिंग कंट्रोल में स्प्रिंग बनी होती है वो बनी होती है आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की, है ना। और यहाँ पर स्टूडेंट मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट को मापक यंत्र को बेसिक से पढ़ना है तो वो मेरे थ्योरी के लेक्चर देख सकता है, मैं नीचे वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सूचक यंत्रों में संकेतक को शून्य की स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए आपको, विक्षेपण बल, नियंत्रण बल, अवमंदन बल, उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन बात कर रहा है वो इस तरह से बात कर रहा है कि आपका ये कोई स्केल होता है यहाँ पर, है ना, और इस स्केल के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंटर होता है, ठीक है। तो इस मापक यंत्र पर बेसिकली तीन तरह के बल कार्य करते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क, है ना। तो ये जो जीरो पोजीशन से आगे बढ़ाने के लिए जो बल कार्य करता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, क्लियर है, यानी इसे हम कहते हैं विक्षेपण बल। तो यही पूछा है कि मापक यंत्रों में शून्य स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए, है ना, तो इसे हम कहते हैं विक्षेपण बल। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ कहलाता है। ऑप्शन है आपके खुला परिपथ, बंद परिपथ, खुला या बंद परिपथ और अर्थ परिपथ। तो देखिए स्टूडेंट, दो तरह के आपके परिपथ होते हैं, है ना। एक आपको कुछ इस तरीके से होता है जिसे आप ओपन सर्किट कहते हो या खुला परिपथ कहते हो, और एक आपका इस तरीके से होता है शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है या इसे आप बंद परिपथ कहते हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पर खुला परिपथ या ओपन सर्किट की बात करें तो यहाँ पर करंट का मान क्या होगा, जीरो होगा। जबकि सर्किट जो शॉर्ट सर्किट होती है वहाँ करंट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर हम यहाँ से भी देखें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर करंट का मान यहाँ पर जीरो है तो इस सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होगा। जबकि अगर शॉर्ट सर्किट या बंद परिपथ में करंट का मान अधिकतम है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो इस बेसिस पे जो अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ होगा वो कौन सा होगा, खुला परिपथ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आ, खुला परिपथ। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि एक सूचक प्रकार के यंत्र से शुद्धता के साथ मापन के लिए उस पर किस प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो आपके सूचक यंत्र होते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी
इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। यानी कि इंडिकेटिंग को आप सूचक के अंदर कहते हो, तो इन पे 3 तरह के बल कार्य करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, है ना। तो मतलब कि इन पे तीनों बल कार्य करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द उपरोक्त सभी, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी काम करता है, कंट्रोलिंग भी और अवमंदन टॉर्क भी कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि चल लोह यंत्रों में स्थिर भाग होता है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, एक होता है मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, ये जैसे यहाँ पर मैंने परमानेंट मैग्नेट दिखाया है, और यहाँ पर एक धुरा होता है जिस पर यहाँ पर क्या होती है, कॉइल लपेटी रहती है, और इसी कॉइल से आपका पॉइंटर जुड़ा होता है ना। तो यहाँ पर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो स्थिर भाग होता है वो होती है फील्ड, यानी कि मैग्नेट होता है, जबकि जो घूमने वाला भाग होता है वो क्या होता है, कॉइल होता है। जबकि अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कॉइल दिखाई जाती है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर एक क्या होता है, आयरन का टुकड़ा होता है अंडाकार शेप का, और इसी के साथ यहाँ पर ये पॉइंटर जुड़ा होता है। जब आप इसको सप्लाई देते हो तो यह आकर्षण के कारण ये आयरन का टुकड़ा क्या होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण यह पॉइंटर आपको स्केल के ऊपर रीडिंग देता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो स्थिर भाग होता है वो क्या होता है, कॉइल होता है, जबकि घूमने वाला भाग क्या होता है, आयरन का टुकड़ा। तो वो यही पूछा है कि चल लोह यंत्रों में स्थिर भाग होता है, तो स्थिर भाग क्या होता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को, कॉइल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉइल, है ना। अगर यही क्वेश्चन आपका मूविंग कॉइल में या चल कॉइल लोह यंत्र में पूछता तो जो स्थिर भाग हो जाता वो हो जाता कॉइल, और जो घूमने वाला भाग हो जाता वो हो जाता आपका स्थिर भाग हो जाता आपका फील्ड, और जो घूमने वाला भाग हो जाता वो हो जाती कॉइल। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने बताया था तब मैंने आप लोगों को ये लिखाया था कि जो मूविंग कॉइल यानी चल कुंडली यंत्र जो होते हैं इनकी एक्यूरेसी और विश्वसनीयता यानी शुद्धता और विश्वसनीयता दोनों क्या होती है, ज़्यादा होती है चल लोह यंत्रों के अपेक्षा, है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल प्रणाली यूज़ होती है, मतलब यहाँ पर 2 भार होते हैं। तो जब मापन के लिए आपका पॉइंटर स्केल के ऊपर चलता है तो इन भार के कारण यानी W1 और W2 के कारण यहाँ पर घर्षण होता है, उस बेसिस पे इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि चल कुंडली यंत्र की शुद्धता और विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अवमंदन बल आघूर्ण को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो देखिए जो अवमंदन बल आघूर्ण होता है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैमाना है, तो अगर आपका पॉइंटर रीडिंग देता है तो विदाउट अवमंदन यानी अवमंदन नहीं होता तो ये पॉइंटर क्या होगा, मापी जाने वाले मान के दोनों ओर क्या करेगा, डैम्प गति करने लगेगा, यानी कि इसमें कंपन होते हैं। तो इन्हीं कंपन को कम करने के लिए आप डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हो। ओके, तो डैम्पिंग टॉर्क को आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। एक तो एडी करंट डैम्पिंग होती है, एक आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, और एक आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है ना। तो यहाँ पर एडी करंट का मतलब भंवर धारा से, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा भंवर धारा के द्वारा, है ना। बाकी जो दिया है गुरुत्वाकर्षण, तो ये आप नियंत्रण में यूज़ करते हो, और विद्युत स्थिति के द्वारा तो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा भंवर धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है चल कुंडली यंत्र अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ना। इसके ऑप्शन देखते हैं।
अमीटर कुंडली के श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए, अमीटर कुंडली के श्रेणी में निम्न मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए, अमीटर कुंडली के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए, और चौथा दिया है अमीटर कुंडली के समांतर में उच्च मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो अमीटर होता है, यहाँ पर मैं अमीटर दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए कि ये अमीटर है। तो इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए हम इसके समांतर में एक प्रतिरोध लगाते हैं, और इस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध कहते हैं, RSH, है ना। तो इसका मान जितना ज़्यादा कम होगा, ये अमीटर की रेंज क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कि अमीटर कुंडली के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर का, कि चल कुंडली स्थायी चुंबक यंत्रों को खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका केवल AC मापन के लिए, केवल DC मापन के लिए, AC अथवा DC दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये बात कर रहा है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट किसके सिद्धांत पर, DC मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, है ना। और DC मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके मापन के लिए उपयोग होंगे, केवल DC मापन के लिए उपयोग होंगे, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, केवल DC मापन के लिए। ठीक है, हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है, मापक यंत्रों में गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण प्रणाली का दोष होता है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कंट्रोल सिस्टम है वो दो तरह से दे सकते हैं आप। एक दे सकते हैं स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा, और एक आप होती है आपकी ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो होता है कि मीटर को सिर्फ और सिर्फ आपको किस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ता है, यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है ना। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और इसने क्वेश्चन में दोष ही पूछा है कि कौन सा दोष होता है। ठीक है, तो आपके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा A, यानी इसे सिर्फ ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये कोई इस सारे ऑप्शन इसके गलत होंगे, है ना। यह भार में हल्की होती है, एक समान बटी होती है, ये नहीं होता है क्योंकि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है, और इसका पैमाना कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। तो C तो होगा ही नहीं। आकार में छोटी होती है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 भार लगाते हैं, तो 2 भार लगाने से इसका आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, A होगा, है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली का मापन यंत्र में लाभ होता है, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम में आप स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हो उसका क्या उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया, नियंत्रण टॉर्क आसानी से समायोजित किया जा सकता है। दूसरा दिया है, स्प्रिंग भार में हल्की होती है, इसलिए घूमने वाले निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। तीसरा दिया, तापमान बढ़ने से नियंत्रण टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा दिया है, उपरोक्त सभी। तो देखिए कि जो नियंत्रण टॉर्क होता है वो आपका आसानी से समायोजित किया जाता है, ये तो नहीं होगा, है ना। और तापमान बढ़ने से नियंत्रण टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी नहीं होगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बा, कि स्प्रिंग क्या होती है, हल्की होती है, और जिससे आपका जो घूमने वाला निकाय होता है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका बा सही आंसर होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने मापक यंत्रों से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया है ना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके।